हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके संबंध में हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, अभी हाल ही में एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको लेकर कई सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि क्रोनोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कई सारे एग्ज़ाम में अकबर के जो अभियान हुए हैं, अकबर के जो समाज सुधार के कार्य हुए हैं, उन सभी कामों का, उन सभी घटनाओं का क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ामों में देखा जाता है। लगभग 4 से 5 बार इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा वीडियो अकबर कालीन प्रमुख घटनाओं को कालक्रम यानी कि क्रोनोलॉजी वाला हम लेकर आए हैं, जिनको हमने ट्रिक के माध्यम से समझना है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ख़ास करके एनटीए यूजीसी नेट वालों के लिए। हालांकि ये टॉपिक टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम या अदर स्टेट वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है, मगर एनटीए यूजीसी नेट वालों के लिए बिल्कुल स्पेशली ये उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। तो बस आप सभी को ये वीडियो अंत तक देखना है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ स्लाइड पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम बता दें कि अकबर कालीन जो प्रमुख घटनाएं हैं जिनके अंदर हमने विदेशी यात्रियों को रखा है, अकबर कालीन समाज सुधार के कार्य को रखा है, अकबर कालीन जो अभियान हुए हैं उनको रखा है। तो इन सभी चीज़ों को हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम बस क्रोनोलॉजी के हिसाब से इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। डिटेल्स अगर पढ़ना है तो इनके लिए हम अलग से क्लास लेंगे वो एग्ज़ाम के बाद, तो उसमें हम इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी आज हमको इनकी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कौन सा अभियान कब हुआ है, कौन सा विदेशी यात्री कब आया है, किससे संबंध में कौन सी बात जुड़ी हुई है, तो ये बस ब्रीफ में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। बाकी ज़्यादा डीपली या ज़्यादा डिटेल्स में इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले नहीं हैं। बस हमको एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 तारीख को, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो बस इसी को देखते हुए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अकबर के प्रारंभिक विजय अभियान जो हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो उस युद्ध के बाद अकबर मुग़ल बादशाह बनता है। कहने का मतलब, पहले हुमायूं रहता है, मगर हुमायूं के बाद शेरशाह अपने सूर्यवंश की स्थापना कर लेता है। तो उसी के बाद 15 वर्ष तक भटकने के बाद हुमायूं पुनः अपने सत्ता प्राप्ति करता है, और हुमायूं की मौत के बाद ही हेमू दिल्ली पे अधिकार कर लेता है। तो उसी अधिकार को हटाने के बाद आ- अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। फिर द्वितीय युद्ध होने के बाद 1556 में अकबर पुनः मुग़ल बादशाह बन जाता है। फिर मुग़ल बादशाह जैसे ही बनता है तो अपने जितने भी खोए हुए प्रदेश है, जो पहले से मुग़ल सल्तनत में जुड़े हुए थे, उन्हीं सभी प्रदेशों को जोड़ने की कोशिश करता है। तो इसी के क्रम में अकबर सबसे पहले अभियान करता है। किन किन के ऊपर अभियान करता है, इसको लेकर एनटीए यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अकबर 1556 में जैसे शासक बनता है तो सबसे पहले आक्रमण मानकोट के ऊपर करता है, जो 1557 के समय में करता है। फिर दूसरा आक्रमण अजमेर में करता है, वो 1558 में करता है। मतलब लगातार हर साल आक्रमण करता है। 1556 में वो युद्ध जीतता है, 57 में मानकोट पे, 58 पे अजमेर में, 59 में ग्वालियर पर, और 60 में जौनपुर पे, और आखिरी में
चुनारगढ़ पर 1561 में आक्रमण कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों 57, 58, 59, 60, 61 ये लगातार आक्रमण करता है अकबर। ये अपने प्रारंभिक जो प्रदेश है जो मुगल कालीन भारत से निकल चुके थे उन्हीं को पुनः अपने सल्तनत में, अपना पुनः साम्राज्य में ये मिला लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन सभी की क्रोनोलॉजी किस तरीके से आपको याद रखना है, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है दोस्तों, तो इसमें आपको अप्लाई करना है, मैं आज ग्वालियर जाऊंगा चुनरी लेने। बस आपको इतना याद रखना है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो ये सारे अभियान जो है आपके पूरे क्रोनोलॉजी में आ जाएंगे। बाकी डेट में तो आपको कोई कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि डेट सारी एक साल बाद आपको ऐड करना है। 57, फिर 58, फिर 59, फिर 60, फिर 61। इस तरीके से 57 से लेके 61 तक कुल मिलाकर 5 साल के अंदर 5 अभियान किए जाते हैं। तो किस तरीके से अप्लाई करना है हमारी ये ट्रिक को, तो मैं आज ग्वालियर जाऊंगा चुनरी लेने। तो मैं से हो गया आपका मानकोट, आज से हो गया आपका अजमेर, ग्वालियर से हो गया ग्वालियर, जाऊंगा में आ रहा है आपका जा, तो जा से हो रहा है जौनपुर, और चुनरी से हो गया चुनारगढ़। तो बस आपका इसी ट्रिक को अप्लाई करना है, मैं आज ग्वालियर जाऊंगा चुनरी लेने। इस तरीके से आपका जो 5 साल तक लगातार उसने जो 5 अभियान किए हैं ये आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको आगे के जो भी अभियान है वो भी हम देख लेते हैं। तो जब ये अभियानों को कंप्लीट कर लेता है, प्रारंभिक अभियानों को, तो फिर उसके बाद वो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में इस तरीके से अभियान करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे ही उन प्रदेशों को जीत लेता है तो उन प्रदेशों जीतने के बाद फिर अपना अभियान अकबर शुरू करता है। अपना अभियान सबसे पहला अभियान करता है, बाज बहादुर को पहुंचाता है मालवा। मालवा के जो शासक है बाज बहादुर को हरा पराजित करने के लिए आदम खां को पहुंचाता है दोस्तों। आदम खां और अतका खां ये दोनों इस पर आक्रमण करके और इसको पराजित कर देते हैं 1562 में। फिर गढ़कटंगा पे अभियान करता है, मालवा और मेड़ता पे दोनों पे एक साल ही अभियान करते हैं 1562 में। फिर गढ़कटंगा यानी कि गोंडवाना पर अभियान करते हैं और यहाँ पे आसफ खां आक्रमण करता है और 1564 में इसको विजय कर लेता है। फिर मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं दोस्तों, तो मेवाड़ पर 1568 में आक्रमण कर दिया जाता है, जब महाराणा प्रताप के पिताजी होते हैं यहाँ पे उदय सिंह, उनके समय यहाँ पे आक्रमण किया जाता है। फिर आगे आक्रमण 1569 में कालिंजर और रणथंबोर पर आक्रमण किया जाता है। रणथंबोर के शासक उस समय जो है, आपको मैं बता दूं, रणथंबोर के जो शासक थे सुजान राय थे। तो सुजान राय के बारे में आता है दोस्तों, इनको संगीत के ऊपर इनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई थी। ये एकमात्र ऐसे शासक थे जो अकबर ने इनको वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी। ये तब्बारा बजाते थे दोस्तों, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो सुजान राय थे वो रणथंबोर के शासक थे, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आ गए 1570 में दोस्तों, ये दरबार लगाता है नागौर दरबार, और वहीं पे जोधपुर और बीकानेर की रियासत को ये अपने साम्राज्य में मिला लेता है। मतलब साम्राज्य में मिलाने के अर्थ में इनका आधीनता स्वीकार करवा लेता है। फिर उसके बाद 1576 में बंगाल और बिहार के ऊपर आक्रमण करके इनकी आधीनता अपने अंडर कर लेता है। और 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये आपको बेसिकली याद ही होगा। ये सारी चीज़ें तो आपको याद होगी, तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें नहीं इंक्लूड की है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मालवा और मेड़ता की विजय होती है 1562 में। तो यहाँ पे कौन कौन जाता है दोस्तों, आसफ मालवा और मेड़ता की जब विजय होती है दोस्तों, तो मालवा पे तो निजामुद्दीन अहमद ने इसके संदर्भ में एक बात बोली है कि बाज बहादुर राजकाज छोड़कर, राज बाज बहादुर जो था मालवा का शासक था, तो उसके विषय में निजामुद्दीन अहमद ने एक बात बोली है कि बाज बहादुर राजकाज छोड़कर ऐंद्री सुकों में लिप्त हो गया था। उसके राज में अत्याचारियों एवं शोषक के हाथ बहुत लंबे थे। फकीर रैयतों के ऊपर बहुत अत्याचार की वजह से मृत्यु द्वार तक पहुंच गए थे। इसी कारण अकबर ने इसके ऊपर आक्रमण करवाया। और दोस्तों इसी अभियान में बदायूनी इसका प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार था। मतलब इस युद्ध में जब आदम खां जब गया था इस अभियान में,
जिस तरीके से हमने आरिफ कंधारी के बारे में सुना है कि आरिफ कंधारी द्वितीय पानीपत के युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार था, उसी तरीके से बदायूनी इस अभियान के समय इसका प्रत्यक्षदर्शी था और आदम खान ने इस अभियान को किया था और यहाँ का जो बाज बहादुर था उसको पराजित किया था। और बाज बहादुर से ही अकबर ने नगाड़ा बजाना सीखा था और इसकी पत्नी रूपमती थी। इस तरीके से दोस्तों मालवा के साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। फिर अगला अभियान होता है गढ़कटंगा। गढ़कटंगा को गोंडवाना अभियान भी बोला जाता है। यहाँ पे रानी दुर्गावती का शासन रहता है, जो रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षा के रूप में शासन करती है और आसफ खां इसके ऊपर आक्रमण करके इस को जीत लेते हैं। फिर अगला आक्रमण मेवाड़ के ऊपर होता है दोस्तों। मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता है तो यहाँ के शासक जो होते हैं उदय सिंह होते हैं और उदय सिंह ने बाज बहादुर को संरक्षण दिया था, तो इस वजह से, और मुग़लों को मालिन विदेशी कहा था, इस वजह से इन दोनों के कारण की वजह से इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। और यहाँ पे जयमल और फत्ता दोनों इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इसी की बहादुरी की वजह से आगरा के द्वार के ऊपर जयमल और फत्ता की मूर्ति अकबर अपने आगरा द्वार के ऊपर लगवाता है। और अगर मैं बताऊं जयमल के बारे में, तो जयमल मीराबाई के, जो मीराबाई थी राजस्थान की, उनके चचेरे भाई थे जयमल। इस तरीके से दोस्तों मेवाड़ में राणा उदय सिंह को पराजित कर दिया जाता है। राणा उदय सिंह तो भाग जाते हैं, मगर जयमल और फत्ता इसी युद्ध में लड़ते हैं। और कालिंजर रणथंबोर अभियान भी होता है इसी समय। इसके बाद हमने जोधपुर बीकानेर के जो नागौर रियासत होती है, नागौर दरबार लगता है, उसमें ये हो जाता है। फिर उसके बाद बंगाल बिहार का होता है 1576 में। ये सारी चीज़ें जुड़ जाती है दोस्तों। तो अब इनको याद किस तरीके से रखना है दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी ट्रिक आपको याद रखना है। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, मालवा के गढ़ में काला मोर ज़्यादा बिकेगा क्योंकि वहाँ बिहारी बंगाली रहते हैं। तो बस आपको ये लाइन याद रखनी है दोस्तों, इससे आपके उत्तर भारत के जो अभियान है वो आपको याद हो जाएंगे। तो किस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, मालवा के गढ़ में काला मोर ज़्यादा बिकेगा। क्या बात याद रखनी है दोस्तों, मालवा जो होता है उसका एक गढ़ है, मालवा मतलब गढ़ है, उसके अंदर काला मोर ज़्यादा बिकेगा। क्यों बिकेगा, क्योंकि यहाँ बंगाली और बिहारी रहते हैं। तो बस आपको ये बात याद रखनी है। अब इस ट्रिक को अप्लाई किस तरीके से करना है दोस्तों, तो मालवा से आपका मालवा मेड़ता हो गया, गढ़ से आपका गढ़कटंगा हो गया, और में मालवा के गढ़ में से आपका हो गया मेवाड़, काला मोर से हो गया आपका कालिंजर, और रणथंबोर में आ रहा है आपका रणथंबोर में आ रहा है आपका मोर। भोर से आपको मोर याद रखना है दोस्तों। तो काला मोर ज़्यादा बिकेगा, तो ज़्यादा से आपका है जोधपुर और बिकेगा से आपका होगा बीकानेर। और बिहार और बंगाल इस तरीके से आपको इंक्लूड हो जाएगा इनके साथ ही। तो आपको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, मालवा के गढ़ में काला मोर ज़्यादा बिकेगा क्योंकि यहाँ बिहारी और बंगाली रहते हैं। तो मालवा के गढ़ में काला मोर ज़्यादा बिकेगा क्योंकि यहाँ बिहारी और बंगाली रहते हैं। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। और इनका डेट किस तरीके से है आपको ये भी याद रखनी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी इसी तरीके से पूछी जाएगी। पहला आक्रमण मालवा पे होता है, फिर गढ़कटंगा पे होता है, फिर मेवाड़ पे होता है, फिर कालिंजर रणथंबोर पे होता है, फिर जोधपुर बीकानेर पे होता है, फिर बिहार और बंगाल पे होता है। और 1576 में ही पानीपत जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा प्रताप को हराया जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अकबर के उत्तर पश्चिमी अभियान को देख लेते हैं दोस्तों। तो अकबर के उत्तर पश्चिमी अभियान किस किस स्टेट में हुए हैं, तो काबुल में हुआ, कश्मीर में हुआ, सिंध अभियान हुआ, और कांधार और बलूचिस्तान में हुआ। तो दोस्तों इसको तो ट्रिक से तो आप इसका नाम याद रख ही लोगे, मगर इसको समझने के लिए एक आपकी रीजनिंग टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। तो दोस्तों किस तरीके से आपको याद रखना है, 81 और 91, 85 और 95। तो बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। किस तरीके से आपको याद रखनी है, तो पहला अभियान हो रहा है आपका 81 में, फिर 85 में, फिर 91 में, फिर 95 में। बस इसी तरीके से याद रखना है दोस्तों। काबुल का होगा 91 में, तो फिर 85 में हो रहा है, फिर सिंध का हो रहा है 91, फिर 95 में हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों 91 अभी जब हम देखेंगे दक्षिण भारत का अभियान, तो वहाँ पे भी आपको 91, 95 और 01 इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। वहाँ भी इसी तरीके की क्रोनोलॉजी हमको दक्षिण भारत के अभियान में देखने को मिलेगी।
तो उत्तर पश्चिमी अभियान को आपको किसी तरीके से आपको डेट में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1-5-1-5 बस आपको ये याद रखना है दोस्तों। 81, 85, 91, 95 बस आपको ये याद रखना है दोस्तों। 1-5-1-5 बस ये अगर आपने याद रख लिया तो इनकी डेट आपको याद हो जाएगी। क्लियर है। कुल मिला के 81, 85, 91, 95 में ये अभियान हुए हैं। तो पहला अभियान हुआ है काबुल पर, दूसरा हुआ है कश्मीर पर, तीसरा हुआ है सिंध पर और चौथा हुआ है कांधार पर। और इसके बीच में दोस्तों एक 92 में हो जाता है उड़ीसा अभियान। तो उड़ीसा तो ओड में है दोस्तों, क्योंकि ये सारे उत्तर पश्चिम में हो रहे हैं। ये सारे तो दोस्तों उत्तर पश्चिम के अभियान हो रहे हैं, मगर उड़ीसा का अभियान जो है पूरब में हो रहा है। तो पूरब का अभियान ओड में ही आएगा। तो ये ओड है, इस वजह से इसको ओड नंबर आया है। तो ये सारे तो रीजनिंग वाले जो क्रोनोलॉजी में आ रही है वो क्रोनोलॉजी बन के आ रही है, मगर ये ओड अभियान है तो ये ओड ओड मतलब ओड डायरेक्शन में हुआ, तो इसकी डेट भी ओड डायरेक्शन में आएगी। तो उड़ीसा अभियान 92 में हो रहा है। तो 92 वाला अलग से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको 1-5-1-5 याद रखना है दोस्तों उत्तर पश्चिमी अभियान। तो काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। अब इसको याद किस तरीके से रखना है दोस्तों? ट्रिक, काबुल के कस में सिंदूर। तो काबुल के कस में सिंदूर तो किस तरीके से याद रखना है दोस्तों? काबुल के कस में सिंदूर। सिंदूर से आपका सी से सिंध हो गया, और धूर से, ये जो धूर हो रहा है धार से आपका कांधार। तो काबुल के कस में सिंदूर, तो सिंध से सिंध और धूर से हो रहा है, ये धूर जो आ रहा है ना दोस्तों, धूर, इस धूर से आपको धार या धार लिखना है। तो कंधार और बलूचिस्तान आपका 95 में हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, काबुल के कस में सिंदूर। और डेट किस तरीके से याद रखना? 1-5-1-5 बस इस तरीके से आपका हो जाएगा। और डेट है उड़ीसा वाली, तो ये आपको याद रखना है। और उड़ीसा वाला अभियान किसने किया दोस्तों, आपको कमेंट्स करके बताना है। उड़ीसा का अभियान किस सेनापति ने या किस सूबेदार ने किया है, वो आपको याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पे मैं बता दूँ, काबुल का ही, जिसने उड़ीसा का अभियान किया था वही काबुल का सूबेदार बना था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अकबर के दक्षिण भारत के अभियान देख लेते हैं। तो अकबर के दक्षिण भारत के अभियान की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आपको उसी तरीके से मिल रही है, 1-5-1। तो हमने वहाँ भी 1-5-1-5 देखा था, हमारे यहाँ पे आपको 1-5-1 में आपका हो जाता है, क्योंकि आगे जाके 605 में या 606 में जाके तो अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो 601 वाला जो होता अकबर का आखिरी अभियान होता है। तो आपको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों? सबसे खानदेश का अभियान होता है 1591 में, फिर बाद में होता है 1595 में अहमदनगर का अभियान, फिर असीरगढ़ का अभियान 1601 में। तो दोस्तों ये अभियान की बात है, यहाँ पे ये विलय किस टाइम में हो रहा है ये हमको मैटर नहीं करना है। इसको हमने अभियान के बारे में बताया कि 1591 में खानदेश में अभियान होता है, 1595 में अहमदनगर पर अभियान होता है, और 1601 में असीरगढ़ पर अभियान होता है। और असीरगढ़ का अभियान ही अकबर के काल का अंतिम अभियान होता है दोस्तों। पहला अभियान मालवा अभियान होता है और अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान होता है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसको याद किस तरीके से रखना है दोस्तों? डेट तो 1-5-1 आपकी ये डेट याद हो ही जाएगी। अब इनको नाम से किस तरीके से याद रखना है दोस्तों? तो पहले देश आएगा, फिर नगर आएगा और फिर गढ़ आएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, पहले भारत देश आता है, फिर उसके बाद नगर आता है, फिर नगर के अंदर गढ़ होता है। तो पहले देश की बात हो रही है, फिर नगर की बात हो रही है, फिर गढ़ की बात हो रही है। तो खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़। तो देश, नगर, गढ़, 1-5-1 बस इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। दक्षिण भारत के अभियान देश, नगर, गढ़, 1-5-1 1591 में, 1595 में और 1601 में। बस इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे ही मेवाड़ के ऊपर जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के साथ 1576 में। तो दोस्तों 1576 में युद्ध तो होता है, मगर युद्ध करने से पहले अकबर कुल 4 दूत मंडल पहुंचाता है। तो 4 दूत मंडल पहुंचाता है, कौन कौन से दूत मंडल पहुंचाते हैं इसको लेकर भी एनटी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, और ये पीवाईक्यू है दोस्तों। तो कौन कौन से दूत मंडल पहुंचा है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जलाल खां खुराची को पहुंचाता है 1572 में। फिर दूसरा आता है मान सिंह 1573 में। फिर भगवान दास, तो ये फरवरी में। फिर भगवान दास 1573 में, ये जून में। ये राजा टोडरमल
ये 1573 के अंतिम महीने में। तो इस तरीके से दोस्तों 4 दूत पहुँचाए गए, तो पहला 72 में, बाकी के तीनों 73 में जाते हैं। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि इन तीनों चारों दूतों में भगवान दास द्वारा ले जाई गई एक खिलत को स्वीकार कर लेते हैं महाराणा प्रताप, और अपने पुत्र को अकबर के दरबार में पहुंचाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवान दास के साथ जुड़ी हुई है। तो अब आपको याद किस तरीके से रखना है दोस्तों, सबसे पहले जलाल का खुराची जाता है, फिर उसके बाद मान सिंह जाता है, फिर उसके बाद भगवान दास जाता है, फिर उसके बाद टोडरमल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक तो अंडरस्टैंडिंग बेस अगर आप समझना चाहो तो सबसे पहले जलाल खां खुराची को तो आप याद रख ही लेना। फिर उसके बाद कम उम्र के इंसान को पहुंचाता है मान सिंह को। तो मान सिंह की उम्र मतलब उस टाइम पे यंग थे, तो इनको पहुंचाया। फिर इनसे नहीं माने जब महाराणा प्रताप, तो इनसे थोड़ी ज़्यादा उम्र का को पहुंचाया। कौन ज़्यादा उम्र के कौन थे? उनके पिताजी भगवान दास। तो फिर उसके बाद इनसे पहुंचाया, तो भगवान दास से इन्होंने खिलत वगैरह ले ली, इनसे भी नहीं माने। तो फिर इनके बाद और बुढ़े इंसान को पहुंचाया, तो और बुढ़े इंसान कौन था? राजा टोडरमल। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एज के हिसाब से भी याद रख लेना चाहिए, क्योंकि पहले नौजवान को पहुंचाया, फिर थोड़ा यंग को पहुंचाया, फिर ओल्ड इंसान को पहुंचाया। इस तरीके से दोस्तों आप ये भी याद रख सकते हो। पर फिर भी अगर आप ये याद नहीं रख पाओगे तो एक और ट्रिक है हमारे पास, कि जाओ मानसिंह 10 राजा के पास। तो मतलब 10 राजा के पास मतलब महाराणा प्रताप जो थे 10 राजाओं के बराबर उनमें शक्ति थी। तो इस बात को हमको रिलेट करना है दोस्तों। तो महाराणा प्रताप 10 राजाओं के बराबर शक्तिशाली थे। तो जाओ मानसिंह 10 राजा के पास। तो जाओ से हो गया हमारा जलाल खां, मान सिंह से हो गया हमारा मान सिंह, 10 से हो गया हमारा भगवान दास, और राजा से हो गया हमारा राजा टोडरमल। तो जाओ मान सिंह 10 राजा के पास। तो 10 राजा के पास का मतलब हमको क्या याद रखना है? महाराणा प्रताप के पास पहुंचाने की बात चल रही है यहाँ, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है 10 राजाओं के बराबर थे, इसलिए ये बात बोली है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। जाओ मान सिंह 10 राजा के पास। तो कब जाना है? 72, 73, 73 और 73 में। और आगे जाके दोस्तों 76 में जाकर जो है हल्दी घाटी युद्ध हो जाता है। हल्दी घाटी युद्ध किस किस के बीच में होता है दोस्तों? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। और अकबर का जो सेनापति होता है वो मान सिंह होता है, और महाराणा प्रताप खुद अपना स्वयं सेनापति होते हैं। इसी बीच इसका इसी युद्ध में बदायूं गाजी की उपाधि धारण करने के लिए इस युद्ध में लड़ता है, 1576 में जो होता है उस युद्ध में। और अबुल फजल ने इस युद्ध को दोस्तों खामनेर का युद्ध कहा है, और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। इस पानीपत के जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 18 जून 1576 में, उस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हल्दी घाटी युद्ध के साथ जुड़ी हुई है। अब इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अकबरकालीन विदेशी यात्रियों के बारे में बात कर लेते हैं। अकबरकालीन विदेशी यात्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकबर के बाद ही जहांगीरकालीन विदेशी यात्री आते हैं, शाहजहाँकालीन विदेशी यात्री आते हैं। तो ये तीनों शासक के विदेशी यात्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम थोड़ा वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे आगे के। आज के वीडियो में हमने अकबरकालीन विदेशी यात्री को रखा है। तो अकबर काल के अंदर सबसे पहले आने वाला विदेशी यात्री था थॉमस स्टीवेंस। तो ये भारत के अंदर आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत, जो मतलब मुगल काल में आने वाला प्रथम अंग्रेज था थॉमस स्टीवेंस। ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर उसके बाद रोल्फ फिंच आता है 1588 में दोस्तों। ये फतेहपुर आने वाला प्रथम अंग्रेज था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो रोल्फ फिंच इसके दरबार में आता है, और विलियम फिंच जहांगीर के दरबार में आता है। तो रोल्फ फिंच तो आया है फतेहपुर सीकरी, और जहांगीर के दरबार में आता है विलियम फिंच। विलियम फिंच लाहौर के बारे में वर्णन करता है, और रोल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी के बारे में वर्णन करता है दोस्तों। तो रोल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी जाता है, तो फतेहपुर के बारे में कई सारी बातें बताता है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई है दोस्तों। फिर उसके बाद न्यूबेरी के साथ दो लोग आते हैं दोस्तों। एक तो जेम्स स्टोरी आता है जो चित्रकार होता है, और विलियम लीड्स नामक एक अधिक उसके साथ अंग्रेज आता है जो रत्न विशेषज्ञ आता है। और ये रत्न विशेषज्ञ मुगल दरबार में इसी पोस्ट पर काम करने लग जाता है दोस्तों। इसके बाद मेंसराट आता है, ये 1588 में आता है। ये काबुल अभियान के साथ भारत में काबुल अभियान जब होता है मुगल काल में, अकबर के द्वारा जब मुगल अभियान ये काबुल का अभियान किया जाता है, तो उस समय ये मोन्सराट साथ रहता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया एनटी यूजीसी नेट के साथ कि कौन सा विदेशी यात्री काबुल अभियान के साथ था, तो ये मोन्सराट था दोस्तों। और ये मुराद का शिक्षक नियुक्त हुआ था दोस्तों।
और इसने शहजादियों और शहजादों की शिक्षा के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद गरीबी के बारे में भी वर्णन किया है इसने, मोन्सराट ने। इसके बाद जॉन मिल्डन हाल आता है दोस्तों, तो इसने 1599 में आया सूरत में, और गुजरात के अंदर व्यापार का फरमान इसने प्राप्त किया था। और इसी के दरबार में, अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशनरी या ईसाई मिशन आते हैं, 1580 में, 1591 में, 1595 में। तो ये सारी चीज़ें अकबर के दरबार में मतलब अकबर का जब शासन होता है उस समय होती है दोस्तों। तो कौन कौन से विदेशी यात्री आते हैं ये आपको याद रख लेना है। थॉमस स्टीवेंस पहला अंग्रेज होता है मुगल दरबार में आने वाला। रोल्फ फिंच इसके दरबार में आता है, और विलियम फिंच शाहजहाँ के दरबार में, उसके जहांगीर के दरबार में आता है। और ये फतेहपुर सीकरी आने वाला प्रथम अंग्रेज है। कब आता है? 1588 में। न्यूबेरी के साथ जेम्स स्टोरी और चित्रकार विलियम लीड्स रत्न विशेषज्ञ आता है। मोन्सराट काबुल अभियान में साथ रहता है और शहजादों के शिक्षा के बारे में ये वर्णन करता है, और मुराद का ये शिक्षक होता है। जॉन मिल्डन हाल गुजरात का फरमान प्राप्त कर लेता है दोस्तों 1599 में आकर। और ईसाई मिशन आता है 1580, 1591, 1595। ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अकबर के समय जो प्रमुख सुधार हुए हैं उनके बारे में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। तो अकबर ने जो है सबसे पहले दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों। तो अकबर ने 1561 में हरका बाई से विवाह किया था। हरका बाई से विवाह करने के बाद ही अकबर की मनोधारणा और कई सारे परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो सुधारवादी परिवर्तन उसी के, अकबर की जब हरका बाई से विवाह हो जाता है उसी के साथ कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, कई सारे परिवर्तन उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो वो 1561 में विवाह कर लेता है, और 61 के बाद ही 62 में वो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। उसी के बाद दोस्तों नरहरि पारिक के कहने पर तीर्थ यात्रा पर यह प्रतिबंध लगा देता है 1563 में जाकर। तो दोस्तों जब ये मथुरा की यात्रा करता है अकबर 1563 में, तो उसी समय ये तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है दोस्तों। इसको जब तीर्थ यात्रा करने जाता है 1563 में मथुरा, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर लिया जाता है, तो इसी को वो हटा देता है। फिर अगला आता है दोस्तों नरहरि पारिक के कहने पर 1564 में ये जजिया कर को समाप्त कर देता है। मगर होता क्या है दोस्तों, ये 1564 में ये समाप्त तो कर देता है, मगर अब्दुल नबी के कहने पर ये 1575 में पुनः लागू कर देता है। मगर अंत में 1579 में जाकर ये पुनः समाप्त कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 3 डेट इसके साथ जुड़ी हुई है, और बदायूं ने 1579 वाले डेट को ही उसने अपने साहित्य में इसको माना है कि 1579 में ही अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और दोस्तों इसके साथ एक फैक्ट और जुड़ा है, जैसे ही ये 1579 में अकबर जजिया कर को समाप्त करता है, तो इसी के 100 वर्ष बाद यानी कि 1679 में औरंगजेब जजिया कर को लगा देता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, जजिया कर 100 वर्ष पहले तो अकबर हटाता है और उसी को 100 वर्ष बाद औरंगजेब लगा देता है। तो ये सेम डेट मिल जाती है दोस्तों। इसलिए हम आगे जब वीडियो बनाएंगे तो औरंगजेब से रिलेटेड भी जब घटनाओं के बारे में वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये बात सामने आएगी आपको। तो ये आपको याद रख लेना दोस्तों, अगर कभी पूछ ले उठा के तो आपको ये अकबर वाली चीज़ से आपको याद रख लेना है। 1563 में आपकी तीर्थ यात्रा, सबसे पहले दास प्रथा का अंत, फिर तीर्थ यात्रा पे समाप्ति, फिर जजिया कर पे समाप्ति थी। ये तीनों चीज़ें बैक टू बैक होती है दोस्तों 62, 63 और 64 में, दास, तीर्थ और जजिया। और उसी के 100 साल बाद औरंगजेब लगा देता है। फिर उसके बाद देख लेते दोस्तों आगे, दाग प्रथा की शुरुआत करता है 1573-74 में जाकर। फिर उसके बाद 1573-74 मतलब 1572 में जब वो गुजरात विजय कर लेता है, उसी के पश्चात ये दाग प्रथा की शुरुआत करता है। रिकॉर्ड सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय की शुरुआत करता है 74-75 में जाकर। और 1575 में ही मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत करता है दोस्तों। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है मनसबदारी व्यवस्था वाला। कई सारे एग्जामों में पूछा गया कि मनसबदारी व्यवस्था कब शुरू की गई है, तो 1575 में ये शुरू की गई है। और 1575 में दोस्तों सुधार समिति को स्थापित किया गया था। ये 1575 में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और ये एनटीए यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है सुधार समिति के अंदर कौन कौन से सदस्य शामिल थे। तो इसके अंदर दोस्तों 2 मुस्लिम थे और 2 हिंदू थे। तो 2 मुस्लिम कौन कौन थे? शहबाज खां और आसफ खां।
और 2 मुस्लिम थे, पुरुषोत्तम दास और रामदास। तो ये आपको दास दास याद रखना है दोस्तों। पुरुषोत्तम दास, रामदास, शहबाज खां, आसफ खां। तो 2 मुस्लिम हो गए और 2 हिंदू हो गए। इस तरीके से दोस्तों सुधार समिति का गठन 1575 में किया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ प्रथा, तीर्थ यात्रा प्रतिबंध, और 64 में जजिया प्रथा पर प्रतिबंध। तो ये 3 प्रतिबंध लगाए गए हैं दोस्तों लगातार, 62, 63 और 64। और यहाँ पे 73 से यहाँ पे शुरुआत होती है दोस्तों डाक प्रथा की शुरुआत, और सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय की शुरुआत, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत। तो 73, 74, 75 और 75 में ही सुधार समिति की स्थापना होती है दोस्तों। उसके सदस्य कौन कौन थे ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद दोस्तों आगे और क्या सुधार होता है देख लेते हैं। 1575 में हमने देखा था कि 1575 में सुधार समिति 1575 में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत होती है। मनसबदारी व्यवस्था में दोस्तों जात जात पद को जोड़ा गया था, सवार पद को, तो इसने 1595 में जोड़ा था। ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। इबादत खाने की शुरुआत, इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में 1575 में की जाती है। फिर दोस्तों 1575 में इसकी शुरुआत तो की जाती है, मगर आपको कमेंट्स करके ये बताना है पहले तो जब ये शुरुआत की गई थी 1575 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये मुस्लिम धर्म के लिए खुला था, मगर किस डेट में जाकर ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए कब खोलना शुरू किया था, मतलब किस साल खोला था, तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। इसके बाद सजदे और पेबोस की शुरुआत 1577 और 78 में की थी। आयना देसाला की शुरुआत, आयना देसाला जब्ती व्यवस्था जो थी उसकी शुरुआत 1580 में की थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और शासन के 24वें वर्ष की थी। इसी समय साम्राज्य को 12 सूबों में विभक्त कर दिया गया था दोस्तों। और इसकी शुरुआत में शाह मंसूर और टोडरमल का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। टोडरमल की व्यवस्था मानी जाती है, मगर इसको शाह मंसूर लागू करते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों दीन इलाही की शुरुआत होती है 1582 में। इसके बाद इलाही संवत की शुरुआत होती है 1583-84 में दोस्तों। तो ये इलाही इलाही लगातार चलता है दोस्तों, 82, 84, 88। तो ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, दीन इलाही, इलाही संवत और गज इलाही। तो ये 82, 84 और 88। तो ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। ये रिलेट करके आप कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो रिलेट करके आप देख लिया करो कि पहले 82 आएगा, फिर 84 आएगा, फिर 88 आएगा। तो ये बढ़ते क्रम में पहले 2 साल फिर 4 साल, इस तरीके से दोस्तों आपको याद रख लेना है। फिर कश्मीर यात्रा 1589 में, क्योंकि 1585 में दोस्तों कश्मीर पे विजय हासिल कर ली गई थी। तो 1585 के बाद जब कश्मीर मुगल सल्तनत का अंग बन गया था तो 1589 में अकबर भाई साहब घूमने चले गए वहाँ पे। 1589 में पहली यात्रा होती है। और सती प्रथा का अंत होता है 1591 में दोस्तों। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, 1591 में सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। तो ये आपका सारे फैक्ट हो गए दोस्तों। और आपको कमेंट्स करके क्या बताना है, इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए कब खोला गया था, ये आपको कमेंट्स बताना है। एक बार और देख ले दोस्तों, 1577-78 में जमी सिजदा पेबोस की शुरुआत की गई थी, जिसको शाहजहां ने जाकर इसको प्रतिबंध कर दिया था, मतलब इसके ऊपर रोक लगा दी थी। आयन देसाला 1580 में। 1582 में इलाही इलाही चलेगा दोस्तों, 82, 84, 28 तक इलाही गजे इलाही। और गजे इलाही से पहले दोस्तों गजे सिकंदरी चलता था, तो उसको हटाकर दोस्तों इन्होंने गजे इलाही लागू किया। कश्मीर यात्रा देख लिया हमने 85 में जीतने के बाद। 89 में 4 साल बाद ये कश्मीर यात्रा पर जाता है घूमने। और सती प्रथा पर रोक लग गई 1591 में। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों अब आपका कोई कन्फ्यूजन रहा होगा। और आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको ट्रिक वगैरह अगर पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो पसंद ना आए तो भी आप कमेंट्स करके बताएं कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है या कोई गलत अगर डेट वगैरह अगर कोई मिस्टेक हुई है तो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास का किला को आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको सभी वीडियो की PDF मिल जाएगी। और दोस्तों आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और कई सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो उनको भी आप ओपन करके देख सकते हो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।